हेलो एवरीवन, इंडियन कानून की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चार्टर एक्ट 1813 के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि हर 20 साल में यहाँ पे चार्टर एक्ट्स आ रहे हैं। लास्ट चार्टर एक्ट हमने 1793 का डिस्कस किया था और अब 20 साल बाद 1813 का चार्टर एक्ट। ये काफी कमाल का एक्ट है क्योंकि इसी एक्ट से ये साबित हो जाएगा कि कैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट कंपनी को अपने रास्ते से हटाना चाह रही है और धीरे धीरे करके भारत में अपना बेस जो है वो डेवलप करना चाह रही है कंपनी के ही सहारे। सो लेट्स सी इस एक्ट में क्या खास था। चार्टर एक्ट्स हर 20 साल में आते थे और वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल राइट्स भारत में कितने साल के लिए रहेंगे उसको बताते थे। लेकिन ये जो चार्टर एक्ट था इसने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली जो भारत में थी, ट्रेड करने में जो उसे मिली हुई थी, उसको खत्म कर दिया। हालांकि उनकी मोनोपोली चाइना के साथ जो ट्रेड हो रहा है और चाय में जो ट्रेड हो रहा है उसमें बरकरार रहेगी। अब हमें जानना यह है कि ऐसा क्यों हुआ। आप जानते हैं इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे हाथ है नेपोलियन बोनापार्टे का। हाँ, वही जो अपने आप को फ्रांस का कंसोल जनरल बताता था। लेकिन कैसे? फ्रेंच रेवोल्यूशन के खत्म होने के साथ साथ नेपोलियन बोनापार्टे ने अपने आप को फ्रांस का कंसोल जनरल बताया। नाउ द थिंग इज कि उसे लगा कि यूरोप में अगर पावर्स को बैलेंस करना है तो ब्रिटेन जैसी कंट्री को पीछे छोड़ना होगा। और ब्रिटेन तो मिलिट्रीली और इकोनॉमिकली दोनों ही तरह से स्ट्रांग था। मिलिट्रीली उनको कमजोर करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अगर इकोनॉमिकली कमजोर करेंगे तो मिलिट्री पर भी उसका असर पड़ेगा। अब यूरोप के बहुत सारे ऐसे देश थे जो ब्रिटेन से गुड्स इंपोर्ट किया करते थे, तो ब्रिटेन एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था और उससे उनकी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होता था। फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्टे ने उन सभी देशों को जो ब्रिटेन से इंपोर्ट्स किया करते थे उन्हें प्रॉमिस किया कि अगर वो ब्रिटेन के साथ टाइज तोड़ देते हैं तो नेपोलियन बोनापार्टे उनकी सारी डिमांड्स को पूरा करेगा, यानी ब्रिटेन की बजाय फ्रांस से वो इंपोर्ट्स कर सकते हैं। यही था कॉन्टिनेंटल सिस्टम। इसमें बहुत सारे देश फंसे जैसे कि रशिया। ये पूरा सिस्टम पूरी तरीके से फेल होने वाला है क्योंकि नेपोलियन बोनापार्टे इन सारे देशों की डिमांड्स को पूरा कर ही नहीं पाया। धीरे धीरे करके वही देश जिन्होंने ब्रिटेन से टाइज तोड़े थे वही ब्रिटेन के साथ अलायंस में एंटर होते चले गए और ये था एक तरीके से खुद के पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारना। आगे चलकर नेपोलियन बोनापार्टे को ये चीज काफी महंगी भी पड़ने वाली है, लेकिन कुछ ही समय के लिए सही, पर ब्रिटेन जो है उसको कस्टमर्स मिलने बंद हो गए थे। ब्रिटेन के फैक्ट्री ओनर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो इस डर में आ गए थे कि अगर उनका सामान नहीं बिका तो क्या होगा। इसीलिए वहां के फैक्ट्री ओनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर प्रेशर बनाया कि हम हमारे गुड्स इंडिया के मार्केट्स में बेचना चाहते हैं और उसके लिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी राइट्स हैं, जो भी यहाँ पे मोनोपोली है, उसको खत्म करना पड़ेगा। एंड ऐसा ही हुआ। इंडिया के साथ जो ट्रेड चल रहा था उसमें मोनोपोली को खत्म कर दिया गया चार्टर एक्ट 1813 के चलते। लेकिन याद रखिएगा, चाइना के साथ जो ट्रेड है और चाय में जो ट्रेड है उसमें अभी भी मोनोपोली, एकाधिकार बरकरार रहेगा। इस चार्टर एक्ट में कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे उनको जो कंपनी के द्वारा डिविडेंड दिया जाता था उसे भी कम कर दिया गया। अगर आप मेरे पिछले वीडियोस देखते आए हैं तो वहां पर हमने डिस्कस किया था कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को ऑलमोस्ट 12.5% जो है उसका डिविडेंड तब भी दे रही थी जब वो लॉस में थी, लेकिन ये चार्टर एक्ट उसको कम कर देता है, उसको 10.5% पे ले आता है, यानी 10.5%। अब शेयर होल्डर्स जो है वो भी इसको अपोज करेंगे। कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने भी एक प्रकार से अपोज किया, लेकिन ब्रिटिश क्राउन ने विदाउट प्रेजुडिस इसको यहां सेटल डाउन करने के लिए कंपनी को और 20 सालों के लिए भारत में कमर्शियल एक्टिविटीज और जो भी लैंड वो कंट्रोल कर रहे थे उसको कंट्रोल करने की ऑब्वियसली आजादी दी। ये विदाउट प्रेजुडिस इसलिए क्योंकि ये एक सेटलमेंट का तरीका था। एक तरफ ट्रेड मोनोपोली खत्म की जा रही है तो भारत में वो कमर्शियल एक्टिविटीज और लैंड होल्ड करने का काम और 20 साल के लिए कर सकते हैं, तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए कि कंपनी जो है वो आगे क्राउन के ऊपर इस चीज से जुड़ा हुआ कोई सवाल नहीं उठा सकती। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस एक्ट का। अब यहाँ पे कंपनी जो है उसे लगने लगा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी लगने लगा था, अंग्रेजों को लगने लगा था कि भारत जो है उसमें एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना जरूरी है और ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो कि इंडियंस को कुछ इस प्रकार से बदल दे कि वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट में काम करने लगे। नाउ द पॉइंट इज,
इंडिया में कैसा एजुकेशन सिस्टम आना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। यहाँ पे इस एक्ट ने कहा कि भारत में कंपनी लगभग 1 लाख रुपए खर्च करेगी एजुकेशन सिस्टम पे, शिक्षा पर। लेकिन ये शिक्षा कैसी होगी? ये वेस्टर्न टच के साथ होगी या ओरिएंटल होगी, ट्रेडिशनल होगी, जैसे कि भारत में होती आई है। अब यहाँ पे इस एक्ट के अंडर 1813 में ये बात कह दी गई थी, लेकिन इसके ऊपर अगले 20 साल तक कोई काम नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे दो ग्रुप्स थे। एक तरफ ओरिएंटलिस्ट थे जो कि मानते थे कि इंडिया का जो भी ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है उसी को कंटिन्यू करना चाहिए, और दूसरी तरफ थे एंग्लिसिस्ट जिनका मानना था कि भारत में ऐसा एजुकेशन सिस्टम आना चाहिए जो कि इंडियंस को इस प्रकार से तैयार कर दे कि वो ब्रिटिशर्स पे ट्रस्ट करने लगे और ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट में काम करने लगे। यानी कि यहाँ पर यूटिलिटेरियन अप्रोच को फॉलो करने की कोशिश की जा रही है। यूटिलिटेरियन अप्रोच क्या होती है? बेसिकली कुछ ऐसे स्टेप्स जब हम उठाते हैं, चीजों को ऐसे तोड़ते मरोड़ते हैं कि वो हम उस सिचुएशन को, उस चीज को हम यूटिलाइज कर सकें। तो वही चीज इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि उन्हें पढ़े लिखे ऐसे भारतीय मिल जाएंगे जिनको वो अपने ऑफिसेज में खड़ा कर सकते हैं, दूसरे लॉयल इंडियंस मिल जाएंगे, और तीसरा, अगर वो भारत में थोड़ा वेस्टर्न टच वाला एजुकेशन सिस्टम लाएंगे, वेस्टर्न कल्चर वाला एजुकेशन सिस्टम लाएंगे, तो उससे इंडियंस टोपी, सूट, ये सारी चीजें पहनना शुरू करेंगे और वो ब्रिटिश गुड्स को भी कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे, यूज करना शुरू कर देंगे। इससे ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी का जो सामान है उसको भी इंडियन मार्केट्स में अच्छे कस्टमर्स और अच्छी जगह मिलेगी। कोई भी एक्ट ऐसा नहीं था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट की इंडिया पर, या ब्रिटिशर्स ने या कंपनी ने जितनी भी इंडियन टेरिटरीज को कंट्रोल किया है उस पर उनके राइट्स को डिफाइन करे, वो भी एक्सप्लिसिटली। लेकिन इस पर्टिकुलर चार्टर एक्ट में कुछ ऐसी बातें थी जिससे ये चीज डिफाइन हो गई, जैसे कि हम मद्रास की बात कर ले, बंगाल की बात कर ले या बॉम्बे काउंसिल की बात कर लें, इन तीनों ही जगहों पे जो भी लॉज बनाए जाएंगे उन लॉज को सबसे पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने पेश करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये काउंसिल्स जो हैं वो पूरी तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन है, और इस चीज को यहाँ पे मेंशन करके एक्सप्लिसिटली ब्रिटिश क्राउन और ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो दबाव है, जो ओहदा है भारत में, उसको यहाँ दिखाया गया। इस एक्ट में एक और पॉइंट था जिसके तहत ये कहा गया कि कंपनी की जो कमर्शियल एक्टिविटीज है उससे जो कमाई होती है उसे उसके सेपरेट रिकॉर्ड बनाना है, और इंडिया में जो भी लैंड रेवेन्यू वो कलेक्ट करते हैं, जो भी उन्होंने टेरिटरीज एक्वायर किए वहां से, उसका सेपरेट रिकॉर्ड बनाना है। तो ये रिकॉर्ड सेपरेट रहेंगे ताकि इनको सेपरेटली ही मैनेज किया जा सके। यहाँ बोर्ड ऑफ कंट्रोल की पावर जो है वो काफी हद तक बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक प्रकार से यहाँ शोकेस करता है, दर्शाने की कोशिश करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो लॉज जो बनेंगे भारत में तीनों काउंसिल्स में, वो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास जा रहे हैं, और यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज हैं वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई, वो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ही हाथ में है। ये एक्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडिंग राइट्स जो इंडिया में थे उसकी मोनोपोली को तो खत्म कर ही रहा है, लेकिन अब से क्रिश्चियन मिशनरीज भी भारत में एंटर कर सकते हैं क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करने के लिए। इससे बहुत सारे बदलाव आएंगे, बल्कि ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज होंगे, इनकी जो एक्टिविटीज होंगी वो भी आगे चलकर 1857 की क्रांति का एक कारण भी बनेंगी। उसे हम आगे के एपिसोड में देखेंगे। तो ये था हमारा चार्टर एक्ट 1813 का। नेक्स्ट इंडियन कानून के एपिसोड में हम पढ़ने वाले हैं इससे 20 साल बाद, इसके 20 साल बाद आने वाला एक्ट, दैट इज द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो तैयार रहिएगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और IAS अभ्यास चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।